हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा आज की वीडियो नंबर 44 में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चल रहा है 2023 का, इसके सेक्शन सी को और इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 3 को, जिसका सेट नंबर क्या है। इसका सेट नंबर है 59/2/1 और इस वीडियो हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो पहले बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पारंपरिक सुरक्षा पर आए खतरे से निपटने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। गाइस, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन नंबर 13 में बताया था और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोबारा से क्वेश्चन नंबर 19 में एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया है। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन का पहले देख लिया है, आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे, यानी इसका हम लॉन्ग डिटेल आंसर देखेंगे कि क्या है पारंपरिक सुरक्षा पर आए खतरे से निपटने के लिए 2 उपाय। देखिए क्या कह रहा है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कई मुल्क होता है, यानी इस खतरे का स्रोत है वह कई सारे मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर हमारे देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्य के लिए खतरा पैदा करता है। पारंपरिक सुरक्षा पर आए खतरे से निपटने के बुनियादी तौर पर किसी सरकार या देश के पास निम्नलिखित 3 उपाय होते हैं। यानी कि जब पारंपरिक सुरक्षा पर आए खतरे होते हैं, पारंपरिक सुरक्षा पर कोई खतरा आता है, तो इससे निपटने के लिए किसी सरकार या फिर देश के पास 3 तरीके होते हैं। और देखो 3 तरीके कौन से हैं, चलिए आगे इसको हम डिटेल में जानते हैं। देखिए पहला तरीका है आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि युद्ध तो करना लेकिन हार जाना, यानी कि आक्रमणकारी देश के सामने आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि हार जाना और आत्मसमर्पण कर देना भी एक ऑप्शन होता है हमारे पास। दूसरा, दूसरे पक्ष की बात को मान लेना, यानी बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई किए जो हमारे पर सामने वाला देश अपना कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं उनकी बातों को मान लेना। और तीसरा, हर कीमत पर मुकाबला करना। ये वो होता है जब दोनों देश एक दूसरे के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं होता और ये हर कीमत पर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये लास्ट ऑप्शन होता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। इस उपाय के अंतर्गत पीड़ित राष्ट्र आक्रमणकारी राष्ट्र को युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देता है कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आ जाए। यानी कि इसके तहत क्या होता है कि जो पीड़ित राष्ट्र है, जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, वह राष्ट्र सामने वाले राष्ट्र को, यानी कि दोषी राष्ट्र को इस हद तक धमकी देता है या फिर उनको युद्ध से होने वाली नाश का सीमा दिखा देता है, एक दर्श दिखाता है, ताकि दूसरा जो देश है वह देश खुद ही उस दर्श से, यानी कि उस दर्शन से डर कर, यानी कि सहम कर और पीछे हट जाए और हमला ना करे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। वैश्वीकरण उन्नत प्रौद्योगिकी का ही एक परिणाम है, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है, जो वैश्वीकरण है ये उन्नत प्रौद्योगिकी, अच्छी प्रौद्योगिकी का ही एक परिणाम है। इस कथन के ऊपर हमें डिटेल बातें करनी है। तो देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट, टेलीफोन यानी टेलीग्राम, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। यानी जो टेलीग्राफ है, टेलीफोन और माइक्रोचिप, ये ऐसे ऐसे नवीनतम आविष्कार है, छोटे छोटे आविष्कार है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के विभिन्न भागों में, हर कोने कोने में संचार की क्रांति को दिखाया है, संचार की क्रांति को बढ़ावा दिया है इन तीनों चीज़ों ने। आगे देखिए, विचार, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही प्रौद्योगिकी में हुए तरक्की के कारण संभव हुई है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में आवाजाही, लोगों के बीच आना जाना, उनके बीच विचारों का, पूंजी का और वस्तुओं का आदान प्रदान होना भी उनके बीच प्रौद्योगिकी के कारण ही तरक्की हुई है। परिणाम स्वरूप विश्व के एक भाग में हुए उत्पादन को तमाम देश उपभोग में ला सकते हैं।
यानी कि प्रौद्योगिकी के कारण क्या होता है कि विश्व के किसी एक भाग में अगर कोई वस्तु का उत्पादन होता है, उस वस्तु का जो उपभोग कर सकते हैं उपभोक्ता, वह किसी भी कोने से उनका उपभोग कर सकते हैं, उस वस्तु का उपभोग कर सकते हैं, जो प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है। प्रौद्योगिकी एवं तकनीक की मदद से आधुनिक देश अपने नागरिकों को लाभदायक और सही सूचनाएं प्रदान करने में सफल हुए हैं। यानी प्रौद्योगिकी के कारण क्या हुआ कि आधुनिक देश, आज के समय के जो देश है, वह नागरिकों को लाभदायक और सही सूचना प्रदान करने में सफल हुए हैं। उनकी सूचनाएं एकत्रित करना राज्य के लिए आसान हो गया है। यानी उनकी सूचनाओं को एकत्रित करना, इकट्ठा करना अब राज्य के लिए क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा ही देश कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम हुए हैं। यानी कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण क्या हुआ कि देश, कोई भी देश जो है वह कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम, इनकी सफल रहा है। बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। यानी बाहरी जो आक्रमण होते हैं आतंकवादियों द्वारा, उनसे या फिर दूसरे देश के सेनाओं से देश की सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ किया गया है। किसके कारण? प्रौद्योगिकी के कारण ही। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 21। विकास की प्रक्रिया प्रायः पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। अर्थात जो हम विकास की प्रक्रिया करते हैं, विकास करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पर्यावरण दूषित होता है। किन्हीं दो पर्यावरणीय आंदोलन के संदर्भ से कथन को न्याय संगत ठहराइए। यानी कि कोई दो पर्यावरण आंदोलन हमें देकर और इस कथन को न्याय संगत यानी कि सही ठहराना है। तो देखिए उत्तर क्या है हमारा। पहला है हमारा कृषि योग्य भूमि प्राप्त करना। गैस देखिए, कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पर कृषि के नाम पर कई सारे जंगलों क्या कर दिया गया, काट दिया गया, कि इसलिए ताकि हम वहाँ पे कृषि यानी कि खेती कर सके। यह बोलकर कई सारे जंगलों को या पेड़ पौधों को हम काट दिया। साथ ही साथ रेल लाइन बिछाने के नाम पर भी क्या किया, कई सारे पेड़ों को काटा गया, जिसके कारण पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुँची। और देखिए और क्या हुआ था। देखिए अगला क्या है, रेल लाइन फैलाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेलवे में क्या किया, स्लीपर के नाम पे, स्लीपर सीट बनाने के नाम पर कई सारे सीधे तने वाले जो पेड़ थे उनको काट दिया गया ताकि स्लीपर का सीट बनाया जा सके। और इस नाम पे भी क्या किया, कई जंगलों को, कई सारे पेड़ों को काटा गया, जिसके कारण पर्यावरण दूषित हुआ। साथ ही साथ उद्योग का विकास, उद्योग में भी धुएं, आपको पता होगा कई सारे केमिकल पॉल्यूशन होते हैं जो धुएं के रूप में हमारे वातावरण में फैल जाता है, और यह भी हमारे पेड़ पौधों को और साथ ही साथ हर मानव जीव या फिर किसी भी जीव जंतुओं को कहें हम, उनके जीवन काफ़ी ज़्यादा दुखमय या फिर कष्टमय हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या है, बांध का निर्माण। यानी कि बांध बनाकर क्या करते हैं, बड़े बड़े नदियों में या फिर समुद्रों में बांध खड़ा कर देते हैं बड़ा बड़ा, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी एक साइड में इकट्ठा हो जाता है, और इस पानी के कारण भी पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन यानी कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो कैसे कि देखिए, इकट्ठा अगर एक जगह पानी हो जाएगा तो आसपास के जो एरिया है उनको पूरा कवर कर लेगा। यानी पानी इकट्ठा होने से जो आसपास के जितने भी जंगल है उनको हटा देगा, जंगल ख़त्म कर देगा। साथ ही साथ जो आसपास के गांव होंगे उनमें पानी चला जाएगा, जिनके कारण वहाँ के लोगों का आवास करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और देखिए दूसरा क्या है, खदानों को खोदना। खदान खोदना इनका आपने देखा होगा, क्या करते हैं, धरती के अंदर ऐसे खदान खोद देते हैं, गुफा खोद देते हैं, और उसमें कच्चे माल निकालने के चक्कर से क्या करते हैं, धरती को काफ़ी हद तक गड्ढा कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे एक मूवी है KGF में भी खदान को ही खोदा जाता है, जहाँ से कई सारे कच्चे माल को, यानी कि आपने देखा होगा वहाँ पे गोल्ड यानी कि सोना निकालते हैं, और सोना निकाल कर आगे मार्केट में बेचता है। तो उसमें आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं, बड़े बड़े जगहों पे खोद कर और वहाँ से सोना हल्की हल्की सी निकाल लिया जाता है।
और इससे भी क्या होता है, देखिए खोदने के लिए कई प्रकार की केमिकल्स का यूज़ होता है जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। तो खदान खोदने से भी हमारा पर्यावरण जो है दूषित होता है। चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं इसके। देखिए आगे कुछ आंदोलन के बारे में बताया गया है, जिनमें से पहला आंदोलन हमारा कौन सा है, बांध विरोधी आंदोलन। यानी बांध विरोधी आंदोलन, बांध जो है वह पर्यावरण नवीनीकरण के विरुद्ध चलाए जाने वाला आंदोलन है, जो आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। यानी जो बांध विरोधी आंदोलन है वह नदियों को बचाने के लिए एक आंदोलन के रूप में हम इसको देख सकते हैं, जो 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्ष में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला, जो फ्रैंकलिन नदी तथा वन को बचाने का आंदोलन था। फिलहाल दक्षिण गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलन में नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा है भारत में नदी के लिए, वह है हमारा नर्मदा बचाओ। यानी नर्मदा नदी को बचाने के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन है हमारे इंडिया में, जिनका नाम क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और गाइस इसके ऊपर भी आपको सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से आंदोलन हुए हैं। देखिए अगला है हमारा वन आंदोलन। यानी 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। यानी 3 दशक से लगभग 30 सालों से पर्यावरण को लेकर लगातार इसका जो सक्रिय दौर है वह जारी है। और इसके बावजूद भी तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई जो है वह अभी भी बहुत तेज़ी से चल रही है। आई क्या है, दक्षिणी देशों में मसलन मैक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशिया, अफ्रीका और भारत में वनों के संरक्षण के लिए अन्य वन आंदोलन चलाए गए हैं। यानी इतने सारे देश हैं जहाँ पे क्या हुआ कि वनों की संरक्षण के लिए क्या किया गया, कई सारे आंदोलन चलाए गए हैं। और भारत में वन को बचाने के आंदोलन के तहत वनों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे आरक्षित वन और संरक्षित वन। यानी भारत में क्या किया गया है, वन को बचाने के लिए इनको कई भागों में क्या किया, विभिन्न भागों में बांट दिया है। जैसे उदाहरण के लिए क्या बताया, आरक्षित वन और संरक्षित वन। आशा करता हूँ आपको दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला क्या है, खनन विरोधी आंदोलन। यानी उद्योगों कारखानों के लिए कच्चे माल खदानों से निकाले जाते हैं। ये मैंने आपको पीछे बताया, जो उद्योग है या फिर कारखाने हैं इसके लिए कच्चे माल कहाँ से आते हैं, खदान से। यानी वहीं से हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं। और औद्योगिक विकास के नाम पर पृथ्वी पर बहुत अधिक खनन हो रहा है। मैंने आपको बताया कि औद्योगिक विकास के नाम पर क्या करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत तेज़ी से खदानों में गड्ढाई यानी कि खुदाई चल रही है। खनन के द्वारा पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। यानी खनन के द्वारा पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अनियंत्रित खनन के विरुद्ध खनन विरोधी आंदोलन चलाए जा रहे हैं। यानी अनियंत्रित, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो, ऐसे खनन के विरुद्ध क्या होता है कि खनन विरोधी आंदोलन चलाए जा रहे हैं। उद्योग के रसायनों का भरपूर उपयोग होता है। उद्योगों में क्या होता है, रसायनों का, रसायन एक टाइप का केमिकल वाला रसायन होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने से क्या होता है कि हमारे पर्यावरण दूषित होता है। यानी क्या कह रहे हैं, उद्योग में रसायनों का भरपूर उपयोग होता है, उससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। जब खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भूमि तथा जल मार्ग द्वारा ले जाया जाता है, उस स्थिति में भी बहुत अधिक पर्यावरणीय की हानि होती है। यानी जब खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है,
उस समय में क्या होता है, उस स्थिति में भी बहुत तेज़ी से पर्यावरण की हानि होती है। खदानों को खोदने से पहले जंगलों को साफ किया जाता है। यानी खदान अगर हम कहीं खोदेंगे तो उससे पहले हमें जंगल हटाने पड़ेंगे, जंगल को साफ करना पड़ेगा, और इससे भी पर्यावरण का नुकसान होगा ही, क्योंकि जंगल हटेगा तो पर्यावरण का नुकसान होगा ही, जिससे स्थानीय वनस्पति का विनाश होता है। जिससे क्या होता है, जो स्थानीय जंगल में रहने वाले वनस्पतियां हैं उनका भी विनाश होता है। इसलिए खनन विरोधी आंदोलन पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। इसीलिए खनन यानी जो खाद्यान्न है इनके विरोध में आंदोलन पूरे वर्ल्ड में चलाया जा रहा है। आशा करता हूँ ये पॉइंट्स भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे फिलीपींस, जहाँ कई समूहों और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन चलाया। यानी क्या हुआ, फिलीपींस में कई समूहों ने मिलकर और एक संगठन के खिलाफ आंदोलन किया, जिनका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, इनके खिलाफ आंदोलन चलाया। अंततः इससे यह सिद्ध होता है कि विकास की प्रक्रिया प्रायः पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। यानी जो पीछे हमने जितने पॉइंट्स पढ़े उससे यह सिद्ध होता है कि विकास की प्रक्रिया से पर्यावरण जो है हमारा, उसको हानि होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को पड़ता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। और गाइस, इस वीडियो में दिखाए गए इस नोट्स को आप अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नोट्स के लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और ये नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, यदि आपको हमसे कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।